डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हेलो किसान कार्यक्रम हम सोमवार से शुक्रवार आपके लिए लेकर आते हैं 6 से 7 बजे के बीच, और इसमें हम रोजाना खेती किसानी से संबंधित नए विषय शामिल करते हैं ताकि आप लोगों के समक्ष जो भी समस्याएं हैं खेती किसानी को लेकर उनका समाधान आप तक पहुंचाया जा सके। तो आइए आपको सबसे पहले बता देते हैं आज के हमारे इस अंक में हम कौन से विषय आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे लोबिया व ग्वार की खेती की देखभाल के बारे में, और साथ ही आपको बताएंगे कपास की खेती के बारे में। तो आज के हमारे ये दोनों ही विषय रहने वाले हैं, लोबिया और ग्वार की खेती और साथ ही कपास की खेती। इनके संबंध में आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। ये हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर है जिस पर आप कार्यक्रम के दौरान कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं जिनके जवाब हमारे जो विशेषज्ञ हैं आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो फिर आइए सबसे पहले अब आपसे परिचय करवा देते हैं हमारे विशेषज्ञों का। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर एस.एल. मीणा, जो प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, नई दिल्ली में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और साथ ही हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं डॉक्टर पंकज राठौर, जो निदेशक हैं क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र फरीदकोट, लुधियाना, पंजाब में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम में। तो किसान भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम के विषयों के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी है। इनके संबंध में आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी समस्या है, कोई भी आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो अपना फोन उठाइए। हमारे टोल फ्री नंबर हमने आपको बता दिए हैं और कार्यक्रम के दौरान भी समय समय पर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाएंगे, आप देख करके उन्हें डायल कर सकते हैं और जैसे ही आपका कॉल यहाँ पर कनेक्ट होगा हम आपकी समस्याओं का समाधान आप तक जरूर पहुँचाएंगे। तो हम आपके फोन कॉल्स का इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ हमारी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पहला विषय है लोबिया और ग्वार की खेती। तो सबसे पहले डॉक्टर मीणा का ही रुख कर लेते हैं। डॉक्टर मीणा, लोबिया और ग्वार की खेती की अगर हम बात करते हैं तो लगभग तो हमारे किसान इसकी बुआई कर चुके हैं, लेकिन क्या अभी भी कुछ किसान इसकी खेती से अगर जुड़ना चाहें तो वो जुड़ सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, अभी पूरे देश में बारिश लगभग हो चुकी है, लेकिन कुछ पोर्शन जैसे कि उत्तरी पश्चिमी जो भारत है, हमारे देश का जो क्षेत्र है, उसमें बारिश थोड़ी लेट हुई है और कई जगह अभी बारिश हुई भी नहीं है। तो जिन क्षेत्रों में अगर बारिश अभी हुई है तो किसान भाई बिल्कुल दोनों ही फसलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और दोनों ही फसलें बहुत ही महत्वपूर्ण की हैं और बहुत ही भय उपयोगी फसल इनको बोलते हैं, क्योंकि इन फसलों को हम लोग दाने के लिए बोते हैं, इन फसलों को हम सब्जी के लिए बोते हैं, इन फसलों को हम हरी खाद के रूप में भी काम में लेते हैं, और इन फसलों को हम जो हमारा हरा चारा है उसके रूप में भी इनको उगाते हैं। तो अभी भी समय है, हमारे किसान इसको लगा सकते हैं। तो कौन से वो क्षेत्र रहेंगे जहां पर आप लगाने की अभी के समय सलाह देंगे? देखिए, ग्वार की जहाँ तक बात है, ग्वार जो है वो कम पानी की फसल है, तो अगर आप दाने के लिए इसको उगा रहे हैं तो वहाँ पे कम पानी आवश्यक होना जरूरी है। तो इसके लिए जो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, हरियाणा का पूरा एरिया है, कुछ पोर्शन पंजाब का भी है और पश्चिमी भाग है उसका गुजरात का, यहाँ पे आप ग्वार की खेती कर सकते हैं। जी, लोबिया की अगर हम बात करें तो सॉरी जी, लोबिया जो है वो कहीं भी बोया जा सकता है पूरे देश में। तो कोई ऐसा सीमित दायरा नहीं है या फिर क्षेत्र नहीं है जहां पर इसकी खेती कर सकते हैं। लोबिया देश भर में किया जा सकता है। किस तरह से अगर हमारे किसान अभी जुड़ना चाहते हैं तो किस तरह से तैयारियां करनी है, इसके बारे में हमारे विशेषज्ञ से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको एक खास रिपोर्ट यहाँ दिखा देते हैं। लोबिया
लोबिया में प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम काफी मात्रा में पाया जाता है। इसकी बुआई साल में 2 बार की जाती है। अगर आप ग्रीष्मकालीन फसल लेना चाहते हैं तो बुआई फरवरी-मार्च की करनी होगी और बरसाती फसल का इरादा हो तो बुआई के लिए जून-जुलाई का समय बेहतर है। इसकी आम किस्में तैयार होने में 3.5 से 4 महीने लेती हैं, लेकिन पंत लोबिया 1, पंत लोबिया 2 और पंत लोबिया 3 ऐसी किस्में हैं जो सिर्फ 2 महीने में पक जाती है। बलुई दोमट मिट्टी इसकी पैदावार के लिए बेहतर मानी जाती है। इसके लिए ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, लेकिन बरसात के मौसम में ढालू जमीन पर इसकी खेती करना बेहतर है। यानी जिस खेत में आप लोबिया लगा रहे हैं उसमें पानी निकास की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। वैसे तो लोबिया दलहनी फसल है, लेकिन इसे हरे चारे के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। दाने लेने के लिए कतार में बुआई करें, जबकि हरे चारे के लिए छिड़कवा विधि से भी बुआई की जा सकती है। जो किसान फसल बो चुके हैं वो इस समय खरपतवार प्रबंधन का विशेष ध्यान रखें। ग्वार खरीफ की दलहनी फसल है। ये देखा गया है कि जिन इलाकों में पानी की समस्या बढ़ रही है वहाँ ग्वार के रकबे में भी वृद्धि हो रही है। औद्योगिक क्षेत्र में ग्वार बहुउपयोगी फसल है। खास तौर से ग्वार गम की बाजार में अच्छी मांग है। दलहनी फसल होने की वजह से ये मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है। बोने के लिए 2-3 जुताई के बाद खेत को भुरभुरा बना लें और पाटा लगा दें। इसकी खेती अगस्त के दूसरे हफ्ते तक की जा सकती है। अपने इलाके के हिसाब से किस्म का चुनाव करें और बीजोपचार जरूर करें। बुआई समय से करें। पछेद करने से पैदावार पर असर पड़ सकता है। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट। आइए इसी के साथ हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब कपास की खेती के बारे में बात करेंगे और रुख करेंगे डॉक्टर राठौर का। डॉक्टर राठौर, कपास की खेती की अगर हम बात करें तो इस समय हमारे किसान क्या कदम उठा सकते हैं, किस अवस्था में हैं? भाई इस वक्त सभी जगह जो भारत में किसान कपास की खेती बीज बो चुके हैं, तो अलग अलग जगह पे इस वक्त अलग अलग क्रॉप की कंडीशन है। जैसे अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो लगभग फसल 60-70 दिन की हो चुकी है। अगर हम मध्य भारत की बात करें, क्योंकि बिजाई वहाँ मानसून के आने से होती है, तो वहाँ 30 या इससे कम 20-30 दिन की फसल हो चुकी है। इसी तरह ही दक्षिण भारत में भी बिजाई जहाँ मानसून के आने से होती है वहाँ 20-30 दिन की फसल हो चुकी है जी। तो इस पर सबसे जो अहम बात है कि जो खरपतवार हैं उनको कैसा रोका जाए जी। जैसे नॉर्थ जोन की अगर उत्तरी भारत की बात करें तो वहाँ क्योंकि फसल 60-70 दिन की हो गई है, वहाँ खरपतवार के नाश के लिए एक बीडीसाइड है, खरपतवार नाशक हिट वीड, उसका स्प्रे कर सकते हैं, या जो जुताई भी कर सकते हैं ताकि खरपतवार नष्ट किए जा सके जी। तो हाथों से निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पर दवाओं का इस्तेमाल भी कर सकते हैं खरपतवार नियंत्रण के लिए। और क्या कदम उठाना सही रहेगा, क्योंकि बुआई का कार्य देश भर में पूरा हो चुका है, इसके बारे में विशेषज्ञ से विस्तार से हम जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखा देते हैं एक खास रिपोर्ट। कपास एक नकदी फसल है। इससे रुई तैयार की जाती है। भारत में कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है। रेशे की लंबाई के हिसाब से कपास को 3 किस्मों में विभाजित कर सकते हैं।
लंबे रेशे वाले कपास सबसे सर्वोत्तम प्रकार के होते हैं, जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर से अधिक होती है। इससे उच्च कोटि का कपड़ा बनाया जाता है। तटीय क्षेत्रों में पैदा होने के कारण इसे समुद्र द्वीपीय कपास भी कहते हैं। मध्य रेशे वाली कपास, जिसकी लंबाई 3.5 से 5 सेंटीमीटर तक होती है, मिश्रित कपास कहलाती है। तीसरे प्रकार की कपास छोटे रेशे वाली होती है, जिसके रेशे की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर तक होती है। भारत में कपास दक्षिणी पश्चिमी मानसून के आरंभ के साथ ही बोई जाती है, जबकि सिंचाई पर आश्रित कपास मानसून से 1-2 महीने पूर्व ही बोई जाती है। सामान्यतः भारत में कपास 3 प्रकार की मिट्टियों में पैदा की जाती है। भारी काली दोमट मिट्टी, जो गुजरात और महाराष्ट्र में मिलती है, लाल और काली चट्टानी मिट्टी और सतलुज और गंगा की हल्की कछारी मिट्टी। कपास की फसल में सिंचाई पर ध्यान देना जरूरी होता है। वर्षा समाप्त होने पर हल्की भूमि में 12 से 15 दिन, मध्यम भारी भूमि में 25 से 35 दिन के अंतराल पर आवश्यकतानुसार सिंचाई करनी चाहिए। कली और फूल बहार के समय नमी की जरूरत अधिक होती है, इसलिए हर बार एक कतार छोड़कर सिंचाई करनी चाहिए। तो देखिए, अभी आपने एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी कपास की खेती पर। आइए इसके साथ हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर मीणा, रुक करना चाहेंगे आपका। लोबिया और ग्वार की हम बात कर रहे हैं। आपने कहा कि लोबिया तो देश भर में लगाया जा सकता है और ग्वार को कम पानी वाले क्षेत्र में भी आसानी से लगा सकते हैं। तो हमारे किसान जो इस समय लगाना चाहते हैं, उनके लिए आप कौन कौन सी किस्मों का सुझाव देंगे यहाँ से? हाँ बिल्कुल, देखो ऐसी बात नहीं, दोनों ही जो फसलें हैं पूरे देश में लगाई जा सकती हैं, लेकिन मैं बात कर रहा था कि दाने के लिए अगर ग्वार उगाना है आपको, तो उसके लिए उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र है वो सुटेबल होगा, क्योंकि यहाँ बारिश कम होती है। और ये जो फसल है इसको मात्र 300 से लेकर 400 मिलीमीटर बारिश चाहिए इसको, ये सफिशिएंट होती है। अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो ये क्या है कि ग्रोथ पकड़ लेती है। तो ये जो क्लस्टर बीन जो हम बोलते हैं, इसको ग्वार बोलते हैं, ये ग्रोथ करेगी, वेजिटेटिव ग्रोथ चलेगी, वनस्पतिक ग्रोथ चलेगी, लेकिन इसमें फलियाँ बहुत लेट बनेंगी। तो उस कंडीशन में आप इसको हरे खाद के रूप में काम में ले सकते हैं या फिर चारे के रूप में इसको आप ले सकते हैं। अब बात कर रहे हैं कि आप कौन सी किस्में इस्तेमाल कर सकते हैं। किस्मों का चुनाव करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी किस्में अच्छी होंगी तो आपकी फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो आपका जो उत्पादन है वो ज़्यादा होगा। तो मैं बात करता हूँ राजस्थान, गुजरात और हरियाणा की। इन क्षेत्रों में अगर दाने के लिए अगर फसल आप उगा रहे हैं तो उसमें दुर्गापुरा सफ़ेद लगा सकते हैं, और RGC 936 है, उस वैरायटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक है RGC 1031 जिसे हम बोलते हैं गुआर क्रांति, वो बहुत ही अच्छी किस्म है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और हरियाणा गुआर क्षेत्र है 75 है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रही आपकी जो फॉडर वाली बात है, जो हरे चारे की बात है, तो हरे चारे के लिए कई संस्थानों ने अलग अलग किस्में निजात की हुई हैं जी। तो उनमें जो मैं बताऊंगा, बूंदेल गुआर 1 है, बूंदेल गुआर 2 है, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार से लोबिया में भी आप दाने के लिए ले सकते हैं। दाने के लिए कई वैरायटियाँ अवेलेबल हैं, और आपकी जो वेजिटेबल है यानी सब्जी के लिए भी आप इसका इस्तेमाल करना चाहें तो उसके लिए भी पूसा सुकोमल एक वैरायटी है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और काशी कंचन है, वो वैरायटी भी अच्छी है जी। और अगर बात कर रहे हैं हम इसकी फॉडर की, अगर हरे चारे के रूप में उगाना चाहते हैं तो GFC 1, 2, 3 ये वैरायटी बहुत अच्छी किस्में हैं, ये इनका इस्तेमाल आप हरे चारे के लिए कर सकते हैं। बाकी और भी कई किस्में हैं जिनका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं जी। तो ये तमाम किस्में हैं जिनका चुनाव हमारे किसान उनके जो उद्देश्य है जिसके लिए वो फसल लगा रहे हैं उसके अनुसार कर सकते हैं। दाने के लिए अलग किस्में हैं और चारे फसल के लिए, सब्जियों के लिए अलग किस्में हैं, और इनमें से किसी का भी चुनाव आप कर सकते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम से हमें उमेश कुमार जी ने कॉल किया है। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? अरे मैडम जी, कि कपास में इल्ली पड़ गई, कपास में इल्ली पीलापन हो रहा है जी। कपास में इल्ली की समस्या है और पीलापन हो रहा है। डॉक्टर राठौर, क्या कहेंगे आप इस पर? मेरा ये कहना है कि जो
अगर इल्ली आ रही है तो पहले तो ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि ये इल्ली ही है या कुछ और। जी। तो इल्ली आपके, मैं किसान भाई जो हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या किसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाके सैंपल ले जाएं अपने लीफ का, पत्ते का, ताकि वहां वो जांच कर सकें। अगर फिर भी वो चाहते हैं कि मैं कुछ दवाई बताऊं जी, तो उनको जो है कार्बेंडाजिम वगैरह स्प्रे कर सकते हैं। पर मेरी एक ही गुजारिश है कि अगर वो जाके कृषि विज्ञान केंद्र में जाके उनसे सलाह लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ताकि वो सुनिश्चित कर पाएंगे कि कौन सी इल्ली है और कैसा उसका इलाज हो सकता है जी। हाँ, ताकि किसान के जो पैसे भी बच जाएं और फसल पे नुकसान भी ना। जी बिल्कुल। तो ऐसे में उमेश जी, यही सलाह है हमारे विशेषज्ञ की कि निकटतम जो भी कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, कृषि विभाग है, वहां पर आप उसको अपनी पौध को ले जाएं जो संक्रमित है, और वो देख करके ही आपको सही सलाह दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ से बिना देखे सलाह दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है। और सही सलाह है कि आप जब देखने के बाद सलाह लेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी जो उपाय की लागत है उसमें भी थोड़ी कमी आ सकती है। ऐसे में सही आपको सलाह मिल पाएगी, सही तरीके से आप उपचार भी कर पाएंगे। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे, और अब मैं रुक करना चाहूँगी एक बार डॉक्टर राठौर का फिर से। डॉक्टर राठौर, आप बता रहे थे कि इस समय देश भर में लगाई जा चुकी है हमारी कपास की जो फसल है, और ऐसे में खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। निराई गुड़ाई कर लें, साथ ही दवाओं का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके पश्चात बात आ जाती है खादों के प्रबंधन की। तो किस तरह से खाद का प्रबंधन कर सकते हैं हमारे किसान, और किस समय खाद देना सही रहेगा? जैसे मैं किसान भाइयों को सूचित करना चाहता हूं कि हर प्रदेश, हर जोन, जैसे हमारे कपास में 3 जोन इंडिया में बनाए हुए हैं, उत्तरी भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत। उत्तर भारत में मैं इस वक्त अगर बात करूं तो लगभग सारी खाद लोग किसान भाइयों ने डाल दी है जी। अगर दक्षिणी भारत में, मध्य भारत, दक्षिण भारत की बात करें, जहां कपास की बिजाई जो देरी से होती है, वहां जो खाद अभी यूरिया जो है वो डालने वाली है जी। तो अगर किसान भाइयों ने पहले यूरिया नहीं डाली हुई है बिजाई करते वक्त, तो अभी आधी यूरिया जो वहाँ के यूनिवर्सिटी ने या डिपार्टमेंट कृषि विभाग ने जो सिफारिश की है उसकी अभी डाल सकते हैं जी। और इसके साथ ही जब आपके फसल फूल लेने शुरू कर दे, उसमें फूल आने शुरू हो जाएं, तो हम एक स्प्रे सिफारिश करते हैं 2 किलो पोटासियम नाइट्रेट 13-045, जिसमें नाइट्रोजन 13 है, फास्फोरस 0 है और पोटासियम 45 है। उसकी स्प्रे 2 किलो 100 लीटर पानी में 1 एकड़ के लिए हम सिफारिश करते हैं। इसकी जो है स्प्रे 10 दिनों के वक्फे पे 4 स्प्रे कर सकते हैं। इससे एक तो आपका जो फूल झड़ते हैं वो कम झड़ेंगे और जो पैदावार है वो भी अच्छी रहेगी। पर तो इसकी स्प्रे जो है जब फूल आने शुरू हो तब ही शुरू की जाए जी। तो इस तरह से खाद का प्रबंधन भी हमारे किसान कर सकते हैं, और क्या क्या देखभाल करने की ज़रूरत है हमारी फसल की आगे चलकर, इसके बारे में जानकारी लेंगे। लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल शामिल कर लेते हैं। राजस्थान से इस वक्त सत्य प्रकाश जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका?
मैडम मेरा एक्चुअली लीबिया में वाइट सफेद वो हो रहा है, पत्ता फंगस। लोबिया में सफेद सा फंगस लग रहा है, क्या कहेंगे डॉक्टर मीना? हाँ बिल्कुल, देखिए इस समय काफ़ी किसान भाइयों ने लोबिया लगाया हुआ है और काफ़ी लोबिया बड़ा भी हो गया है। तो इनके जो लोबिया है उसमें सफ़ेद चूर्ण जैसा लग रहा है इनको, तो इसमें पाउडरी मिल्ड्यू है। तो जब भी इस तरह की जो लक्षण नज़र आते हैं तो वो क्या है कि एक रोग होता है, और वो रोग में पाउडरी मिल्ड्यू हम उसका नाम देते हैं। और पाउडरी मिल्ड्यू का जो रोकथाम है वो दो तरीके से हो सकता है, क्योंकि इन किसान भाइयों को जब इन्होंने बीज लगाया होगा तो क्योंकि बीज हम जब खुद का बीज इस्तेमाल करते हैं, घर का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हमको उपचार करना होता है। लेकिन अगर आप किसी एजेंसी से ले रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट से ले रहे हैं तो वो बीज ऑलरेडी उपचारित होता है। तो हम बीज को उपचारित इसलिए करते हैं कि आने वाले समय में कोई भी कीड़ा, हानिकारक कीट उसमें ना लगे, उसका नुकसान ना हो और कोई भी बीमारी उसमें ना लगे। तो अगर इन्होंने सीड ट्रीटमेंट नहीं किया, यानी बीज उपचार नहीं किया है, तो बिल्कुल इस तरह की प्रॉब्लम आती है। और अभी अगर ये ज़्यादा मात्रा में नहीं है तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आप एक दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका नाम है कार्बेंडिज़म जी। उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिला करके घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो ये बीमारी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। और इसका स्प्रे 2 या 3 बार करें तो और बेटर होगा। लेकिन अगर ज़्यादा इसका प्रकोप आपके खेत में हो गया है तो मेरे ख्याल से अभी इसका जो कंट्रोल है, नियंत्रण है, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा और आपको लॉस ज़्यादा हो जाएगा जी। तो अगर शुरुआती स्तर पर है तो कार्बेंडाजिम नामक जो दवा है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मात्रा कितनी लेनी है, कब छिड़काव करना है, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि ऐसी समस्याएं आगे चलकर ना हो तो बीजोपचार ज़रूर कर लें किसान। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं ग्वार और लोबिया लगा सकते हैं किसान, उसमें भी बीजोपचार करना बहुत ज़रूरी है। किस तरह से कर सकते हैं आप लोग बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं लोबिया और ग्वार की खेती की देखभाल और कपास की खेती पर। आपके पास कोई सवाल है तो आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर पर और अपने सवाल पूछ सकते हैं, जिनके जवाब हमारे विशेषज्ञ आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वक्त भी एक कॉलर जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश के रतलाम से। गणपत जी ने हमें कॉल किया है, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि कपास जो हमारा बीटी लगाया हुआ है जी, उसमें फल और बढ़वार तो अच्छी हो गई, पर उसमें फल जो है कम लग रहे जी। क्या कहेंगे डॉक्टर राठौर? हाँ, उसमें बढ़वार तो अच्छी है पर जो उसमें फल आना चाहिए वो फल नहीं है जी। मैं किसान अगर किसान भाई ये बता पाए कि उनकी फसल कितने दिनों की है। अगर 60-70 दिन की है फसल तो अभी फसल मुझे नहीं लगता उनकी फसल अभी फूल या आने के उम्र वाली हो चुकी है जी। जो मेरा एक्सपीरियंस जी दलपत जी बता दें कितने समय हो गया है आपको लगाए हुए?
ये बता रहा हूँ मैं, 2 महीने की कपास की फसल हो गई, 60 दिन की हो चुकी है प्रजाति उसकी बीटी है। हाँ, 60 दिन की हो कपास चुकी लगाई है है इन्होंने। जी हाँ, जी, बीटी कपास लगाई है तो 60 दिनों की हो चुकी है, अब फूल आने शुरू हो जाएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पर इनको मैं एक सलाह देता हूँ कि अगर आपने खाद प्रबंधन जो अच्छी तरह से किया है तो कोई बात नहीं है, पर इनको एक, जैसे मैंने पहले भी कहा है, जैसे ही फूल आने शुरू हो तो पोटासियम नाइट्रेट की जो स्प्रे है 2 किलो 100 लीटर पानी में 1 एकड़ के हिसाब से शुरू कर दें और हर 10 दिनों के बाद रिपीट करें। जी, तो दलपत जी आपको अभी फिलहाल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर खाद प्रबंधन आपने सही तरीके से किया हुआ है तो निश्चित तौर पर आगे चलकर जो फूल हैं वो ज़्यादा ही आएंगे। अभी 60 ही दिन हुए हैं, धीरे धीरे चलकर बढ़वार अच्छी होती जाएगी। और जैसे हमारे विशेषज्ञ आपको सलाह दे रहे हैं कि आप पोटाशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं जैसे ही फूल लगने लग जाएं ज़्यादा मात्रा में। तो इसी के साथ आइए हम बढ़ते हैं आगे। और ब्रेक पर जाने से पहले आपने जिक्र किया था कि बीजोपचार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चाहे हम लोबिया की बात करें, ग्वार की बात करें, कोई भी फसल हो, हमें बीजोपचार करना बेहद जरूरी हो जाता है। ये महत्वपूर्ण कदम होता है, बिना भूले हमें ये कदम अपना लेना चाहिए। तो ऐसे में डॉक्टर मीणा आपसे जानना चाहेंगे बीजोपचार किस प्रकार करें लोबिया और ग्वार में, और मात्रा कितनी होनी चाहिए बीज की? बिल्कुल, देखिए बीजों का चुनाव करना बहुत जरूरी है। और बीज उपचार के लिए पहली बात तो है कि आपको 1 हेक्टेयर के लिए कितना बीज चाहिए। अब बीज चाहने की निर्भर करता है कि आप किस पर्पज के लिए आप क्रॉप को ले रहे हैं। अब बात करूं मैं लोबिया की, अगर आप दाने पैदा करने के लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे उसकी जो मात्रा होती है वो 25 से लेके 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उसकी बीज की मात्रा होती है। लेकिन अगर आप इसको एज ए फोडर क्रॉप यानी कि चारे के रूप में अगर आप उगाना चाह रहे हैं तो इसकी जो मात्रा है वो बढ़ जाती है और वो मात्रा करीब 35 से लेके 40 किलोग्राम तक हो जाती है। और जब हम सब्जी की और दाने की बात करते हैं तो बीज की मात्रा 25 से लेकर 30 किलोग्राम तक होती है। ऐसे ही गुआर में क्या है कि अगर हम दाने के लिए ले रहे हैं तो उसकी जो मात्रा है वो करीब 15 से लेकर 20 किलोग्राम तक होती है। और अगर चारे के लिए काम में ले रहे हैं तो उसकी जो मात्रा है वो 25 से 30 किलोग्राम हो जाती है, क्योंकि इसमें पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो है कम हो जाती है। अगर पंक्ति से पंक्ति की दूरी कम हो जाएगी तो आपकी बीज की मात्रा बढ़ जाएगी जी। और आपने पूछा कि बीज उपचार कैसे करें। देखो, बीज उपचार करने के लिए एक बहुत ही साइंटिफिक मेथड होता है कि हमको हमारी फसल को हानिकारक कीटों से बचाना है और रोगों से बचाना है। और ये दोनों ही फसलें लेग्यूम क्रॉप है, यानी कि दलहनी फसलें हैं। दलहनी फसलों के लिए राइजोबियम का टीका लगाना भी बहुत आवश्यक होता है जी। तो इसमें एक क्रम जो मैंने बताया आपको, अगर हम रोगों का निदान करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फफूंदनाशक का इस्तेमाल पहले करेंगे और उसकी जो मात्रा होगी वो करीब 2 ग्राम कार्बेंडिजम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से हम इसमें मिलाएंगे। अब ऐसे बात करेंगे कि हम हानिकारक कीट के लिए क्या करें, तो हानिकारक कीट कुछ भी हो सकते हैं, चाहे तो आपका दीमक हो सकता है या फिर और भी कोई हानिकारक कीट हो सकते हैं। तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा कीटनाशी है, उसे हम बोलते हैं इमिडाक्लोप्रिड। उसकी जो मात्रा है वो करीब 10 से लेके 15 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उसको मिला लेंगे। ऐसे ही क्लोरोपाइरिफॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और राइजोबियम दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही क्रॉप लेग्यूम हैं, दलहनी फसलें हैं। इनकी जड़ों में गांठें होती हैं और इनका जो विशेष जो लक्षण होता है वो ये होता है कि ये जो हमारी वातावरण की जो नाइट्रोजन है जो जिसकी की जरूरत होती है प्लांट को, तो उस नाइट्रोजन को जो उसकी जो आपूर्ति है वो खुद ही अपने स्वतः ही कर लेती है राइजोबियम की मदद से। तो इसलिए जड़ों में राइजोबियम ज़्यादा होंगे तो नाइट्रोजन की जो मात्रा है स्थिरीकरण की वो ज़्यादा होगी। और ये इन पौधों को नाइट्रोजन बाहर से देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन की आपूर्ति खुद ही करती है, हो जाती है और ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके अपनी पूर्ति करती है। और आने वाली जो आपकी दूसरी फसल है उसके लिए भी काफी मात्रा में नाइट्रोजन छोड़ जाती है। इस प्रकार से ये भूमि को उर्वरा शक्ति भी भूमि की बढ़ाती है। इसलिए तो कहते हैं जब फसल चक्र अपनाएं तो एक फसल के बाद दलहनी फसल का चुनाव जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा मिट्टी में काफी अच्छी हो जाती है, जिसमें आपूर्ति हो जाती है जिससे। तो इस तरह से देखिए आप बीजों की मात्रा चुन सकते हैं। बीज इतनी ही बीजों की मात्रा चाहिए आपको प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और साथ ही बीजोपचार किस प्रकार कर सकते हैं इसके बारे में भी हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, कर्नाटक से शिवानंद जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो, नमस्ते मैडम जी। नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैडम जी, हमारे कर्नाटक में, यहाँ मैं बेलगाम डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ जी, और हमारे यहाँ काली मिट्टी और लाल मिट्टी का खेती है हमारे यहाँ जी। पर हमारे यहाँ खाली गन्ना,
ज्वारी, सोयाबीन, ये सब हम लेते हैं। और हम कपास लेने के वास्ते हम किस तरह की उधर बोई करना पड़ेगा और जमीन किस तरह रहना चाहिए, और उसके लिए हमारे मार्गदर्शन करने के लिए हम किधर से क्या माहिती लेने का और कपास उत्पादन कैसा करने का, और उसके लिए क्या जो जमीन रहती है उसकी क्वालिटी कैसा होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपको इन तमाम सवालों के जवाब अभी हमारे विशेषज्ञ जरूर देंगे। तो डॉक्टर राठौर कर्नाटक के बेलगांव से बात कर रहे हैं, कपास की खेती करना चाहते हैं, काली और लाल मिट्टी है यहाँ पर, क्या ये संभव है और अगर है तो किस प्रकार से इनको शुरुआत करनी चाहिए? सबसे पहले तो इनकी मिट्टी की परख करवा लेनी चाहिए इनको, क्योंकि जो बीटी है उसके लिए अच्छी मिट्टी ही अच्छी है फसल के लिए। ये नहीं है कि आप रेतली मिट्टी पे लगा दो, या उससे सबसे बढ़िया तरीका है कि अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाके अपनी मिट्टी की जांच परख करवा लें और ये सुनिश्चित कर लें कि वो अच्छी किस्म की मिट्टी है। जैसे इन्होंने बताया काली और लाल मिट्टी है इनकी, तो काली मिट्टी तो पहले ही कपास के लिए बहुत उपयोगी समझी जाती है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। लाल मिट्टी भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मुझे लगता है, पर फिर भी अगर आप ये वहाँ परख करवा लेंगे और ये सुनिश्चित करवा लेंगे कि ये अच्छी है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई प्रॉब्लम आने वाली है। जी, तो पहले तो जैसे आपने कहा काली मिट्टी तो बिल्कुल उपयुक्त रहती है इसकी खेती के लिए, और साथ ही अगर ये जांच भी करवा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जैसे ये दक्षिण भारत की बात कर रहे हैं, अभी तो इसकी बुआई का समय निकल चुका है, तो अगले वर्ष अगर ये करना चाहें तो किस तरह की तैयारियां करने की इनको ज़रूरत है? सबसे पहले तो मिट्टी की परख ही जरूरी है। जी, सबसे पहले मिट्टी की परख जरूरी है, फिर इनको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि किस्म कौन सी लगाएं अभी से। अगर इनकी मिट्टी उपयोगी है कपास की खेती के लिए, तो वहाँ का जो कृषि विज्ञान केंद्र है या कोई विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या जो कृषि विभाग है, वहाँ से जाके, क्योंकि जो बीटी की कई किस्में जो रिकमेंड की गई हैं भारत सरकार द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है वो सिफारिश करती है बीटी किस्मों की, तो उसने कई किस्में सिफारिश की हुई हैं सारे भारत के लिए। अब इनके जो एरिया है, जलवायु है, या उनकी जो मिट्टी की किस्में उपजाऊ शक्ति है, उसके हिसाब से जो भी किस्म अच्छी रहेगी वो कृषि विज्ञान केंद्र या यूनिवर्सिटी से सलाह कर लें। नंबर 2। नंबर 3 जो है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये पहली बार ही कपास की खेती करने जा रहे हैं ये किसान भाई, तो इनको ये भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो भी कोई मैगजीन है या पैकेज ऑफ प्रैक्टिस वो ले लें, उसको अच्छी तरह से पढ़ लें, ताकि वो इसकी कृषि के जो अलग अलग आयाम हैं उनको समझ सके। तो मेरी तो यही सलाह है, पहले आप मिट्टी की परख करवाएं, फिर किस्म की चोन करें, और किस्म की चोन करके उसको कैसे प्रोक्योर करना है, कुछ कहाँ से मिलेगी वो सुनिश्चित कर लें। फिर जो वहाँ के कृषि विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह लेके अलग अलग टाइम पे अलग अलग ऑपरेशन कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहले तो यही सलाह है कि आप मिट्टी की जांच यहाँ पर ज़रूर करवा लें, और जिस तरह की मिट्टी चाहिए अगर वहाँ पर है, जैसे कि अभी विशेषज्ञ ने बताया कि काली मिट्टी उपयुक्त रहती है, तो आप पहले जांच करवा लें, फिर आप उन्नत किस्म जो आपके क्षेत्र के लिए है उसी का चुनाव करें। कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विभाग आपके क्षेत्र में जो भी होंगे, आप वहाँ पर जाकर इसके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं, और फिर उनकी सलाह के अनुसार समय समय पर सही कदम
उठाकर आप इसका अच्छा उत्पादन ज़रूर ले सकते हैं, लेकिन पहले आपको सुनिश्चित करना होगा कि आपकी मिट्टी वहाँ के लिए, इसकी खेती के लिए बिल्कुल सही है या फिर नहीं। तो देखिए, जैसे हमारे किसान भाई को हमारे विशेषज्ञ ने बताया कि कपास की खेती वो कर सकते हैं या फिर नहीं, आपके सवालों के जवाब भी आप तक ज़रूर पहुँचाए जाएंगे। ज़रूरत है तो आप अपना फ़ोन उठाइए और आप हमें कॉल कीजिए, आपके सवालों के जवाब हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप
क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में। आज हम चर्चा कर रहे हैं लोबिया और ग्वार की खेती के साथ कपास की खेती की। आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर मीणा आपका रुख करना चाहूंगी। अभी तक हम बातचीत कर रहे थे जो किसान अभी लोबिया और ग्वार लगाना चाहते हैं उन्हें किस तरह से तैयारियां करनी है, जो किसान लगा चुके हैं उनके लिए किस तरह से देखभाल कार्य करना होगा, क्या कहेंगे इस पर आप? बिल्कुल, देखिए जिन किसान भाइयों ने पहले ही लोबिया की फसल लगा ली है और ग्वार की फसल लगा ली है तो उनको सबसे पहले ये देखना होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि देश में कई जगह बहुत से जो क्षेत्र हैं वो बहुत बारिश से परेशान हैं, काफ़ी जगह पानी भर गया है जी। तो इन दोनों फसलों में ही पानी ज़्यादा देर तक अगर रहेगा तो नुकसान होगा। तो सबसे पहले किसान भाइयों को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो अपने खेत में जाएँ और देखें कि वहाँ पानी का ज़्यादा स्टैग्नेशन तो नहीं हो रहा है, पानी ज़्यादा देर ठहर तो नहीं रहा है। अगर ज़्यादा पानी अगर उसमें ठहरता है तो आप क्रॉप को नुकसान हो जाएगा। इसलिए बेटर होगा कि आप उसकी जो ड्रेनेज व्यवस्था है निकासी है पानी की उसको सुनिश्चित करें। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि कई बार किसान भाई क्या है कि जो पोषक तत्व है उनको भूल जाते हैं बुआई के समय में। ज़्यादातर तो हम लोग किसान भाइयों को यही सलाह देते हैं कि जो दलहनी फसलें हैं उनमें आप जितने भी पोषक तत्व हैं वो मृदा परीक्षण के बाद आप बुआई के समय ही दे सकते हैं। और नाइट्रोजन की जो इनकी आवश्यकता है वो बिल्कुल नहीं होती है, लगभग 15 से लेकर 20 किलोग्राम नाइट्रोजन आपको देनी होती है एज ए स्टार्टर डोज जी। और उसके बाद नाइट्रोजन की ये पूर्ति स्वतः करती हैं। दूसरी बात क्या होती है कि कई बार किसान भाई भूल जाते हैं पोटेशियम देना या फास्फोरस देना या कोई भी और सूक्ष्म तत्व होते हैं। सूक्ष्म तत्व एक्चुअली जो दलहनी फसलें हैं उनमें बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे मोलिब्डेनम है, जिंक है, बोरोन है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो कि इनकी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ावा ये देते हैं। तो इन सब जो न्यूट्रिएंट हैं इनकी व्यवस्था आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई किसान भाई नहीं दे पाया है तो इस समय वो दे सकते हैं, जैसे फास्फोरस की डोज आप दे सकते हैं, DAP के थ्रू दे सकते हैं और ये स्प्रे के थ्रू भी दे सकते हैं आप।
उसका जो स्प्रे का जो घोल का जो सॉल्यूशन होता है वो करीब करीब 2% होता है जी। ऐसे ही जैसे सूक्ष्म तत्व हैं उनका जो घोल का प्रतिशत होता है वो करीब 0.5% के हिसाब से घोल बना करके आप इनका छिड़काव कर सकते हैं। बाकी जो निराई गुड़ाई, जैसे कि आपने बताया पहले कि भाई निराई गुड़ाई भी जरूरी है जी, और क्या तैयारियां देखभाल करनी है जानेंगे आपसे। कॉलर हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल यहाँ शामिल कर लेते हैं। तेलंगाना से हमारे साथ साई कुमार जी जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, आइए जान ले क्या है उनका सवाल। हेलो हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? मैम मेरा ये सवाल है जी कि अब तो हम कपास का बुआई कर दी गया है, अभी 2 महीना हो चुका है तेलंगाना से जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी कपास के बीच में कुछ सोयाबीन या और ऐसा मूंगफली ऐसा कुछ डाल सकता है ना जी? अच्छा, तो फिर तब डालना है और कैसा, मतलब खरपतवार वैसे आते हैं ना, उसको कंट्रोल कैसे करना है वीड्स का? जी, अच्छा सवाल किया है आपने साई कुमार जी। डॉक्टर राठौर क्या कहेंगे, कपास लगाए हुए 2 महीने हो चुके हैं, क्या कोई और फसल लगा सकते हैं उसके साथ ही, और साथ ही खरपतवारों के बारे में भी जानकारी लेना चाहते हैं? मैं किसान भाई जो बात कर रहे थे इस वक्त, क्योंकि उनकी फसल 2 महीने की हो गई है और लगभग मुझे लगता है 2 या 3 फुट की उनकी फसल हो चुकी है जी। तो इस स्टेज पे मुझे नहीं लगता कोई भी अंतर फसल वो लगा पाएंगे, क्योंकि जब भी वो उगेगी फसल उगेगी तो वो जो कपास है वो और बढ़ जाएगी और वो ढक लेगी उसको सारी फसल को, जो भी वो अंतर फसल लगाएंगे इस वक्त। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस वक्त टाइम है कोई अंतर फसल लगाने का। जैसे इन्होंने दूसरा इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि खरपतवार कैसे नष्ट किए जाएं जी। तो एक हमारे नया एक खरपतवार नाशक आया है हिटवीड जो गोदरेज कंपनी का है, वो 500 मिलीलीटर 125 से 150 लीटर पानी में उसको स्प्रे कर सकते हैं जी। या जो ग्लाइफोसेट एक और खरपतवार नाशक है उसका भी स्प्रे कर सकते हैं, पर उसकी स्प्रे करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि वो जो नाशक है खरपतवार नाशक वो कपास के पौधों के ऊपर ना पड़े। तो इसके लिए कोई आगे जब नोजल के साथ कोई हुड वगैरह लगा दें ताकि वो डायरेक्टेड स्प्रे हो जाए और वो कपास के पौधों के ऊपर ना पड़े, क्योंकि अगर वो पौधों पे पड़ जाएगी तो वो पौधे भी मर जाएंगे। और साथ ही जो निराई गुड़ाई तो एक बहुत ही अच्छा तरीका है खरपतवार नाश करने का, तो वो भी किसान भाई कर सकते हैं जी। तो इस तरह से खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं हमारे किसान। और साथ ही हमारे विशेषज्ञ की यही सलाह है कि फिलहाल जो अन्य फसलें हैं उनका चुनाव ना करें, अभी आप कपास की ही देखभाल बेहतर तरीके से करते रहें। अब आगे बढ़ते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं फतेहाबाद हरियाणा से दिनेश जी ने हमें कॉल किया है, आइए जान लेते हैं क्या है उनका सवाल। हेलो नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, ये जो कपास में अभी वैसे तो बढ़वार बुरूद खूब ठीक है, बढ़िया है जी जी। तो उसमें जी मतलब सफेद मक्खी के लिए कौन सा? जी, सफेद मक्खी बहुत ही बड़ी समस्या आ जाती है जब हम कपास की बात करते हैं। तो डॉक्टर राठौर क्या कहेंगे आप? बढ़वार अच्छी है लेकिन सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं हमारे किसान? पहले तो ये सुनिश्चित करना चाहिए कि टिड्डी मक्खी कितनी है। तो आप किसान भाई को मैं सलाह देता हूँ कि वो 10 बजे से पहले खेत में जाएं और वहाँ सफेद मक्खी जो निचले पत्ते के निचले हिस्से पे है उसको गिने। अगर वो प्रति पत्ता वो 10-12 पत्ते हर पौधे के लें, 10-12 पौधों के 10-12 पत्ते, तो उसमें सुनिश्चित करें कि अगर उनकी जो औसत है वो 6 से लेकर 8 तक के ऊपर आती है, 8 टिड्डी मक्खी पर पत्ता आती है, तो ही उसको स्प्रे करने की जरूरत है। बिना मतलब के अगर वो 6 या 8 से कम आती है प्रति पत्ता औसत उसकी टिड्डी मक्खी की गिनती की, तो उसमें स्प्रे की जरूरत नहीं है।
अगर वो 8 से ऊपर है तो उसके लिए अलग अलग दवाइयां हैं। सबसे पहले तो नीम बायो पेस्टिसाइड है, उसका 1 लीटर प्रति एकड़। मैं जो भी दवाइयां बता रहा हूँ वो 125 से लेकर 150 लीटर पानी में घोली जा सकती हैं। तो पहले है नीम बायो पेस्टिसाइड, वो 1 लीटर है। दूसरा है फ्लोनिकामिड, उसमें उलाला है, वो 80 ग्राम है। फिर दूसरी है डाइफेंथ्रोन, वो 200 ml है प्रति एकड़। इसी के साथ ही पाइरिप्रॉक्सीफेन है जी, वो भी 500 ml है। जो इथियोन फॉस्माइट है वो भी 800 ml हम स्प्रे कर सकते हैं। मैं किसान भाई को यही सलाह देता हूं कि पहले तो सुनिश्चित कर लें कि आपके खेत में टिड्डी मक्खी का गिनती कितनी है, उसके बाद ही स्प्रे की तरफ जाएं। जी, तो अगर ज़्यादा मात्रा में मक्खियों का प्रकोप है तभी आप दवाओं का इस्तेमाल करें, अन्यथा अभी फ़िलहाल दवाओं का आप बिल्कुल भी रुख ना करें। और इससे अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी फसल पर ही विपरीत असर पड़ सकता है। ऐसे में बढ़ते हैं आगे और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए जान लेते हैं क्या है इनका सवाल। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में। क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे कपास जैसे 1.5 महीना का हो चुका है जी, तो उसमें मावा लग गया है जी, उसमें कीड़ा लग गया है। हाँ, उसमें कीड़ा लग गया है। हाँ जी, डॉक्टर राठौर, कपास जो है 1.5 महीने का है। महाराष्ट्र अमरावती से बात कर रहे हैं मोहन जी, क्या सलाह देंगे आप, किस तरह से ये रोकथाम कर सकते हैं? अब किसान भाई, क्योंकि कपास में कई किस्म के कीड़े लगते हैं, कोई रस चूसने वाले हैं, कोई पत्ते खाने वाले होते हैं, कोई जो बोल्स लगते हैं कॉटन के कपास के, उनको खाने वाले होते हैं। तो पहले तो किसान भाई ये मुझे बताने की कृपा करेंगे कि क्या कौन सा उनके यहाँ कीट लगा हुआ है, तभी मैं कुछ उनको बता सकता हूँ कि क्या स्प्रे करें या कैसे प्रबंधन करें उसका। अगर वो मुझे बता पाए कि कैसे कौन सा कीट है उसमें, क्योंकि कपास में बहुत सारे कीट हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर? हाँ बिल्कुल, देखिए राठौर साहब बता रहे हैं कि बिल्कुल ये पर जो कीट है ना उसका आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैंने देखा कि कई किसान भाइयों को ये कीटों की प्रॉब्लम हो रही है। और जैसे शुरू में आई इल्ली की बात आई थी, उसके बाद आपका जो व्हाइट फ्लाई उसकी बात आई थी, और अभी ये आई है महू, यानी कि जो कीड़ा है ये क्या है कि पत्तियों से रस चूसता है जी। तो चूसने वाले जो कीड़े हैं उनकी रोकथाम के लिए आप डाइमेथोएट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो उसकी मात्रा है वो करीब 0.3% प्रति लीटर में मिला करके आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका घोल बना करके कर सकते हैं। और जो बात इल्ली की, और जो आपका दूसरा जो कीड़ा है वाइट फ्लाई, उसको हम इमिडाक्लोप्रिड से इस्तेमाल उसका नियंत्रण कर सकते हैं। और इमिडाक्लोप्रिड का भी जो डोज है वो बहुत कम होता है, उसकी मात्रा जो होती है, यानी कि 10 लीटर पानी में 3 मिलीलीटर आप इमिडाक्लोप्रिड डालेंगे तो ये दोनों कीड़े हैं इनका कंट्रोल हो सकता है। और जो महू जो कीड़ा लगा हुआ है ये चूसने वाला है, इसके लिए डाइमेथोएट करके एक कीटनाशी आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, तो डॉक्टर राठौर, यहाँ पर डॉक्टर मीणा डाइमेथोएट दवा का इस्तेमाल करने की सलाह दे रहे हैं। माहू कीट है, रस चूसक कीट है, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? रस चूसक कीड़ा है तो उसके लिए उलाला सबसे अच्छी दवाई है जी। उलाला 80 ग्राम उलाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। जी बिल्कुल। तो देखिए मोहन जी, आपकी जो समस्या है माहू कीट की, हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने आपको उसका जवाब दे दिया है। आप इस तरह से इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें से कोई भी आप दवा चुन सकते हैं और उसका छिड़काव करके आप अपनी फसल को माहू कीट से बचा सकते हैं। तो मैं इसी के साथ हमारे दोनों ही विशेषज्ञों का धन्यवाद देना चाहूँगी। पहले डॉक्टर राठौर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, आपने कपास के संदर्भ में हमारे जो विशेष जानकारी है हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके साथ ही डॉक्टर मीणा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो किसान भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम में आपने विस्तार से जान लिया लोबिया और ग्वार की खेती आप करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं, और साथ ही कपास की खेती से जुड़े हुए हैं, तो आपको कौन सी बातों को ध्यान में रखना है, किस तरह से देखभाल करनी है। तो ये तो बात हो गई हमारे आज के कार्यक्रम की। अब कल के कार्यक्रम में हम क्या विषय आपके लिए लेकर आने वाले हैं, आइए आपको इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। कल के हमारे कार्यक्रम का विषय रहेगा औषधीय एवं सुगंधीय पौधों की देखभाल। इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे हम हमारे दूसरे विषय के बारे में। और हमारा जो दूसरा विषय है, बता दें आपको, वो रहेगा कृषि में उद्यमता विकास के अवसर। इस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके संबंध में जानकारियां आप तक कल के कार्यक्रम में जरूर पहुंचाएंगे। और इन विषयों के संबंध में अगर आपके पास कोई भी सवाल हैं जो पहले ही आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाइए, हिंदी में टाइप कीजिए हेलो किसान, और वहां पर हमारे पेज पर आप अपने जो भी सवाल हैं वो पहले ही पोस्ट कर सकते हैं। अपने सुझाव भी कार्यक्रम के लिए कोई पोस्ट कर सकते हैं। एक और जरिया है डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर, जिस पर आप कॉल करके अपने सवाल पहले ही रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इसका नंबर है 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल किया जा सकता है। अपना सवाल पहले ही रिकॉर्ड करवाया जा सकता है, जिसे हम कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे और उसका जवाब आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। तो किसान भाइयों बहनों, हमने आपको कल के कार्यक्रम के विषयों के बारे में बता दिया है, तीनों माध्यमों के बारे में बता दिया है, और हमारे लाइव फोन इन तो रहेंगे ही, टोल फ्री नंबर तो रहेंगे ही, जिस पर आप लाइव हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। कल के कार्यक्रम में नए विषय और नए विशेषज्ञों के साथ करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।